हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। जब कुछ लोग एक ग्रुप के अंदर मिलकर एक पार्टी फॉर्म करते हैं और वो पार्टी इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन लड़ने के बाद जब वो जीतती है और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो एक पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who came together to contest elections and hold power in the government. Okay? तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। सब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज में हम ये देखते हैं कि उनका एक लीडर होता है, ठीक है, जो पार्टी को लीड करता है, जो एक फेस वैल्यू होती है पर्सन की, जिससे वो पार्टी दिखती है कि हाँ ये एक पार्टी है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है हमारे पास जो आज के टाइम पे पार्टीज है तो उनके एक लीडर है जो उनकी फेस वैल्यू है। सेकंड, आपके पास एक्टिव मेंबर्स, उनमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, जो उस पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं जो कार्य करते हैं। एंड द थर्ड वन इज फॉलोअर्स ऑफ द पार्टी। हर एक पर्सन की अपनी एक चॉइस है कि उसको कौन सी पार्टी जो अच्छी लगती है, कौन सी पार्टी के काम अच्छे लगते हैं, तो वो उनके फॉलोअर्स हैं। अब हम भी देखते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बता रखा है कि पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट ऑफरिंग चॉइसेस टू द वोटर्स एंड कंपीटिंग टू गेन पावर थ्रू इलेक्शंस। बहुत बेसिक सी बात है कि इलेक्शन के अंदर जो है हिस्सा लेते हैं। इलेक्शन के अंदर जितने भी पार्टीज हैं जो आती हैं, जो सब जो है वहां पे कंटेस्ट करती है, लड़ती है। एंड ऑफरिंग चॉइसेस कि हर एक वोटर के पास, जैसे अभी इलेक्शंस अभी हुए हैं तो इलेक्शंस के टाइम पे हमने ये देखा है कि हर एक पार्टी जो है लोगों को बताती है कि हाँ हम आपके लिए ये चीजें करेंगे, ये वादे करते हैं वो लोग, तो हमारे को चॉइस दिखाते हैं कि हाँ कि हम आपके लिए ये चीज करेंगे अगर हम जीतते हैं तो, ठीक है। फिर बाद में वो पावर कंपीटिंग टू गेन पावर थ्रू द इलेक्शन, तो वो इन चीजों से जो है पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, इलेक्शन जीतना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट इज एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स इंटरेस्ट, aggregating diverse opinions and concerns into coherent policies and the ideologies। मतलब बहुत बेसिक है कि यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं कि जो लोगों का इंटरेस्ट है, मतलब लोग क्या चाहते हैं, लोगों की चाहते क्या है, ठीक है, लोगों की जरूरतें क्या है, लोगों की जो लाइफ में जो चीजें उनकी मिस है या जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, जो वर्क करना चाहती है, ठीक है, वो इस बेसिस पे अपने प्रोग्राम्स लेकर आती है और लोगों के सामने रखते हैं कि हम आपके लिए ये चीजें करेंगे। देन मोबिलाइज सिटीजंस, राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द पॉलिटिकल इश्यूज एंड एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग वोटिंग। इसमें आपको ये बता रखा है कि जो लोग है, ठीक है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो लोगों के अंदर जो अवेयरनेस लेकर आना पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड, जैसे अगर कोई एक पार्टी अपना प्रचार नहीं करती है तो हमें यही नहीं पता चलेगा पार्टी है क्या, उस पार्टी के अंदर कौन सा पर्सन है, अगर वो पर्सन है तो हमारे लिए क्या क्या काम करेगा, अगर हमारे सामने आके वो बातें नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये बता रखा है कि हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज है, ठीक है, उनसे रिलेटेड हमें अवेयर कराना, ठीक है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, किसके अंदर, इलेक्शंस के अंदर भी हमारा एक तरह से पार्टिसिपेशन है, क्योंकि हम ही तो है जो उनको इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात बता रखी है कि पॉलिटिकल जितने प्रोसेस है, जो वोटिंग हो गया, इन सब में हमारा जो है इंक्लूड होना, ये सारा का सारा जो है पॉलिटिकल पार्टी का जो एक फंक्शन है। Now, hold the ruling government accountable by monitoring their action, policies and decisions, ensuring transparency and the checks on power। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज के टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन में जीत गई। अब वो जीत गई, वो तो पावर के अंदर है, लेकिन जो बाकी पार्टीज है वो क्या करेंगी, जितने भी हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अकाउंटेबल होगी, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। जो भी वो काम कर रहे हैं वो काम उनको बताना पड़ेगा, आप किस तरीके से कैसे कर रहे हो। आप नॉर्मल एज अ सिटीजन भी उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है वो आपकी गवर्नमेंट है, पीपल्स चॉइस है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, तो हम उनके एक्शन जो भी काम है उनको मॉनिटर करेंगे, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मॉनिटर करेगी, उनकी पॉलिसीज को देखेगी, उनके डिसीजंस को देखेगी, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी ऐसा ना हो जो छुपा हो, हर एक चीज सामने हो, क्या काम किस तरीके से हो रहा है, सही है या नहीं है, ये सारा का सारा पता होना चाहिए। और जो लोग पावर में उनको चेक करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है, उनसे क्वेश्चनिंग करना, लाइक जैसे कहते हैं डिबेट होना, ठीक है, पब्लिक डिबेट हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सको। देन फॉर्म गवर्नमेंट्स बाय विनिंग इलेक्शंस देयर इंडिपेंडेंटली, आइदर इंडिपेंडेंटली और थ्रू द कोलिशन एंड प्ले अ रोल इन द गवर्नेंस पावर। देखो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर कोई पार्टी जीतती है, अगर उनको फुल मेजोरिटी मिलती है तो अकेले जो है अपनी सरकार बना सकते हैं, लेकिन अगर एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो हम ये देखते हैं दो या दो से ज्यादा पार्टी क्या करती है, कोलिशन कर लेती है, गठबंधन कर लेती है और वो अपनी जो है गवर्नमेंट बना लेती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्ले अ रोल इन द ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, एंश्योरिंग दे अलाइन विद द पार्टीज विजन। मतलब
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पॉलिसीज है, जो पार्टी हमारी जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें देखते हैं जो उनके प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज है, ठीक है, उनका इनिशिएट कैसा है, गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है, तो ये सारा का सारा पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आता है। एंड देन एंश्योरिंग दे अलाइन विद द पार्टी विजन, मतलब पार्टी का जो विजन है, पार्टी जो सोच के चल रही है, क्या काम किस तरीके से होना चाहिए, वो यहाँ पे होगा सरकार के अंदर। एनकरेज पब्लिक डिस्करेज एंड डिबेट ऑन द क्रिटिकल इश्यूज, फॉस्टरिंग अ हेल्थी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद इन द सोसाइटी। देखो वही चीज जो मैंने पीछे बताई कि जो लोग है, ठीक है, जिससे उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो चाहे वो पॉलिसीज हो जाए, वो कोई भी दूसरे काम हो जाए समाज के अंदर, ठीक है, वो देखना, उसको एनकरेज करना कि हाँ कि ये है तो भैया हमें डिबेट करनी है इन चीजों के ऊपर, ठीक है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो मुद्दे उस टाइम पे। ओके, देन आगे बता रखा है कि फॉस्टरिंग अ हेल्दी एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज, मतलब हर एक पर्सन के अपने अपने आइडियाज है, व्यूज है, ठीक है, तो वो ये देखते हैं कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो अलग अलग पार्टीज है वो अपने आइडियाज लेकर आती हैं और उसी बेसिस पे वो जो वहां पे वर्किंग होती है। नाउ पॉलिटिकल पार्टी की हमें नेसेसिटी क्यों है, जरूरत क्यों है, तो पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट डेमोक्रेसीज एंड द सिटीजंस ऑफ द डेमोक्रेसीज। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज कि जो हमारे लोग हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, सिटीजंस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि हम ही जो लोग हैं वो वहां पे इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं, हम ही इलेक्शन में लड़ रहे हैं और प्लस हम ही उनको जो है इलेक्ट कर रहे हैं, एक पर्सन जो इलेक्शन में जो है हिस्सा ले रहा है और हम उनको इलेक्ट कर रहे हैं। देन पॉलिटिकल पार्टी सर्व एज प्लेटफॉर्म फॉर द रिप्रेजेंटिंग अ वाइड एरे ऑफ द ओपिनियंस, आइडियोलॉजीज एंड द इंटरेस्ट प्रेजेंट्स इन अ सोसाइटी। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, देखो एक बहुत बेसिक सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाके अपने जो आपकी चाहते हैं, सपोज आप इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप वहां जाओगे, अपनी जो आइडियाज बताओगे कि हाँ मैं इस तरीके से ये काम करना चाहता हूँ, जो सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है मैं इस तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वहीं पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी जो आपके ओपिनियन होंगे, ठीक है, आप उनके लिए क्या सही कर पाओगे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे बताओगे। इफ देयर वर ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड नो पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब क्या है, सपोज करो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, 5 पर्सन है जो इलेक्शन में जो है लड़ रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, तो क्या होगा, डिफिकल्टी इन द फॉर्मिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉर्म करने में डिफिकल्टी होगी। दूसरा लैक ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, पॉलिसी बनाने में प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल पार्टी में तो ज्यादा मेंबर नहीं है, तो वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगेंगे पॉलिसीज बनाने के लिए। नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द कंट्री, कि अगर सपोज करो कि अगर वो पर्सन नहीं है तो उनके एब्सेंस में वो चीज कौन देखेगा, ठीक है, कंट्री की देखभाल कौन करेगा। मोर फोकस ऑन द लोकल इश्यूज, ठीक है, लोकल इश्यूज पे जो है ज्यादा फोकस जाएगा। एनहांस अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द लिमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, मतलब है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, वो तो बढ़ेगी, ठीक है, हर एक पर्सन की, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मतलब जो सपोज जैसे आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, कि जो आपके जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 70 एमएलए है, ठीक है, तो हर एक पर्सन का अपना अपना एरिया है, ओके, तो अपने अपने एरिया तक लिमिटेड हो जाएंगे बस वो, तो यहाँ पे आपको ये बात बता रखी है। नाउ नेक्स्ट, नाउ डिफरेंट पार्टी सिस्टम। अब हमारे पार्टी सिस्टम कितने हैं, तो 3 टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड द थर्ड वन इज मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हम ये देखते हैं किस किस कंट्री में कैसे चलती है। तो देखो 1 पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है, डेमोक्रेटिक ओपिनियन नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं होती, यहाँ पे कहने को डेमोक्रेसी बोलते हैं लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। It refers to a political setup where only one political party is legally allowed to hold power, control government positions and contest elections। एक ही पार्टी है, वही इलेक्शन लड़ती है, ठीक है, वही गवर्नमेंट बनाती है और वही आपके लिए जो है जितने भी आपके पॉलिसीज है वो फ्रेम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना के अंदर चलती है, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक, आपको पता ही है चाइना जो है रिपब्लिक पार्टी है, वहां पे चलती है। नाउ सेकंड, 2 पार्टी सिस्टम। A 2 party system characterizes a political landscape where 2 major political parties dominate the electoral competition and governance। मतलब 2 ही पार्टी है उस देश के अंदर और वो देश के अंदर वो 2 ही पार्टी इलेक्शन में हमेशा लड़ती है, वहां से हमेशा कैंडिडेट खड़े होंगे। अब या तो इस पार्टी को चुना, इस पार्टी को, तो आपके पास 2 ही चॉइस है, अब आप उसमें से किसी को भी चुनो, तो एक तो पावर में आ जाएगी और दूसरी क्या रहेगी, हमेशा अपोजिशन में रहेगी, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी and stability in some aspects, it can also limit diverse representation and the spectrum of the political choices। मतलब ये एक क्लैरिटी, देखो वैसे तो सही है कि भैया क्लैरिटी रहती है, हमारे पास स्टेबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि एक पावर में तो दूसरी तो पोजीशन में है ही ना, इसकी तरह थोड़ा है कि यहाँ पे पोजीशन में कोई भी नहीं है, यहाँ पे ये रूल करे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो ज्यादा डाइवर्स नहीं रहेगा, मतलब जो एक लिमिटेड उसमें रह के काम करेगा, क्योंकि पता है हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस चलता जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यूएस और यूके में ये जो है पार्टी है हमारी। नाउ थर्ड वन इज मल्टी पार्टी सिस्टम।
तो मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टी है, इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करती है और फिर वही पार्टी, मतलब हमारे पास चॉइस है, हम बहुत सारे लोगों में से चुन सकते हैं हमें किसको अपना जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। तो यहाँ पे अ मल्टी पार्टी सिस्टम कैरेक्टराइज अ पॉलिटिकल लैंडस्केप वेयर अ सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट फॉर द पावर एंड रिप्रेजेंटेशन। जैसे यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कोalition गवर्नमेंट भी आती है। कोalition गवर्नमेंट मैंने पीछे आपको बताया कि जब एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी, मतलब किसी भी एक सिंगल पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली तो दो या दो से ज्यादा पार्टी एक साथ मिलती हैं और कोalition करती हैं। एग्जांपल के तौर पे इंडिया। तो पार्टी सिस्टम ऑफ अ कंट्री इवॉल्व्स विद टाइम एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रिलीजियस डिविजन्स। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टी सिस्टम है ना टाइम टू टाइम इवॉल्व हुआ है और हमें ये पता है हर एक रीजन की अलग अलग जो है वहां पे नीड है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये देखा है कि वहां पे जो सोसाइटी है उसका नेचर क्या है, उस सोसाइटी में आपको क्या क्या जो है जरूरत है, वो सोशल जो लाइफ है वहां की वो कैसी है और रिलीजियस डिवीजन कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये मैटर करता है रिलीजियस जो है वहां पे पॉइंट। करंटली अगर देखा जाए तो टोटल इंडिया के अंदर 750 पार्टीज रजिस्टर्ड है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है आपको ये पता होगा, जो हमारे इलेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है स्टेट लेवल प्लस नेशनल लेवल पे। नाउ नेशनल पार्टीज क्या होती हैं, अब हम पार्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि नेशनल पार्टीज क्या होती हैं, स्टेट पार्टीज क्या होती हैं। तो द कंट्री वाइड पार्टीज आर कॉल्ड नेशनल पार्टी, मतलब एक ऐसी पार्टी जिसका पूरे कंट्री में दबदबा है, मैं ये कह सकता हूं। फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा, ये आपकी नेशनल पार्टीज हैं। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। सो देयर वर 7 नेशनल पार्टी इन द कंट्री इन 2017। अगर आप 2017 के अकॉर्डिंग देखो तो आपके जो है इंडिया के अंदर कितने 7 जो है आपके नेशनल पार्टीज हैं, मतलब थी। तो क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले 6% ऑफ द वोटर्स इन द लोकसभा इलेक्शंस, मतलब आपकी जो पार्टी है टोटल जितने भी लोकसभा के अंदर वोट्स हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो सीट्स है, उसका 6% आपकी पार्टी को मिलना चाहिए इलेक्शन के अंदर। और वी कैन से 6% ऑफ द वोट्स इन द असेंबली इलेक्शन इन द 4 स्टेट्स। या तो ये हो सकता है 4 स्टेट्स के अंदर, या तो देखो लोकसभा में 6% आपको मिल जाए या 4 स्टेट्स के अंदर आपको 6% मिले, ठीक है, हर स्टेट के मिला के, तब आपकी जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। ठीक है, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन। तो देखो 6% वोट्स के मुकाबले और 4 सीट्स मींस एज अ सीट्स के मुकाबले जो हमारी जो वो है लोकसभा है वहां पे जो टोटल सीट्स है उसमें से अगर 4 सीट भी आपको मिलेगी तो आपकी नेशनल पार्टी कहलाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बता रखा है नेशनल पार्टी का। अब स्पेशल फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू रजिस्टर्ड पार्टीज क्या क्या होता है, देयर गिवन अ यूनिक पार्टी सिंबल, आपको एक पार्टी सिंबल मिल जाता है, मतलब अगर आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है तो आपको एक सिंबल मिल जाता है और वो सिंबल फिर आपका ही है, कोई और यूज नहीं कर सकता उसको। देन दे गेट अ स्टेटस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है यार आपकी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं या नॉर्मल ऐसी बना दी कि इलेक्शन के टाइम पे आते बाकी कोई जानता नहीं उसको, ऐसा नहीं होगा। नाउ 7 जो नेशनल पार्टीज हमारे इंडिया के अंदर उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आप सब जानते हैं 1980 में जो है बनाई गई थी, रिवाइविंग भारतीय जनसंघ फॉर्म बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951। ठीक है, इनके द्वारा जो है पहले सबसे पहले इसको जो है हमारे भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था और किसने फॉर्म किया था, जो श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड द अंत्योदय, ये इनके जो है आइडियोलॉजीज है। सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड शायद आपको ना पता हो, लेकिन इसमें क्या है, ये अभी थोड़े टाइम पहले जो है हमारे लाया गया था बिल, जिसमें क्या होता है कि जितने भी रिलीजन है सबके लिए, मतलब हमारे यहाँ पे हर एक रिलीजन के अपने अपने जो है कुछ लॉज हैं। तो अब इंडिया के अंदर क्या करा गया कि सब ही रिलीजन के लिए इक्वल लॉ बना दिया गया। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मैं आपको ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम जो है इस जो चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ इंडियन नेशनलहुड, ये है कि देश जो है देश भावना हमारी रहनी चाहिए। ठीक है, 1998 के अंदर इसको एनडीए पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिक्स हुई थी 2014 में, मतलब जो बीजेपी पार्टी है हमारी नेशनल लेवल पे 2014 में आई थी जब भी जीती थी। ठीक है, और तब से अभी तक ये पावर में हमारे नेशनल लेवल पे। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, तो 1885 में जो है ये बनाई गई थी एओ ह्यूम के द्वारा, आपको पता होगा छोटी क्लास में आपने पढ़ा था। एंड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले तो थी, इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत टाइम तक रही थी। तो इसमें बता रखा है इसकी आइडियोलॉजीज क्या है, सेंट्रिस्ट पार्टी है। ठीक है, सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आना है, देश में बदलाव करने, डेवलपमेंट करनी है। बिल्ड मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक मतलब सेकुलर, मतलब धर्म के मुकाबले जो है सेकुलर जो स्टेट आपको पता ही होते हैं, सारे धर्म इक्वल होने चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 टू 1989, सेंटर में ये इतने टाइम तक तो थी।
और ये वैसे मैं आपको बताऊं तो 1952 के अंदर हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, तब से थी ये, ठीक है, तब से लेके ये तब तक थी। नाउ लीडर ऑफ द यूपीए एट द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2014, मतलब जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, 2004 से लेके 2014 तक भी हमारे जो है यहाँ पे रही थी। नाउ ऑल इंडिया ट्राइनोमल कांग्रेस AITC, देखो मैं साथ में आपको इनके सिंबल्स भी दिखा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर पेपर में सिंबल्स आ जाते हैं तो आप इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो कि कौन सी पार्टी की बात हो रही है। नाउ ये 1 जनवरी 1998 को बनाई गई थी बाय ममता बनर्जी, रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी इन 2016। देखो बनी कब और रिकॉग्निशन कब हुआ, तो मतलब पार्टी को टाइम लग जाता है अपना जो है स्टेटस पाने के अंदर, नेशनल पार्टी बनने के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर पावर में है 2011 से। कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ये कहते हैं कि भैया हमारा जो है मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म पे डिपेंड है। और 2014 जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वहां पे 34 सीट्स इनको मिली थी और फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा की, जिसमें अगर आप परसेंटेज का अकॉर्डिंग देखो तो 3.84% जो इनको सीट्स मिली थी वहां पे एज वोट्स मिले थे। नाउ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP 1999 के अंदर ये बनाई गई थी, मेंबर ऑफ द यूपीए सिंस 2004, ठीक है, 2004 से यूपीए की जो है एज अ मेंबर है। नाउ अब मेजर पार्टी इन द महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय एंड असम। अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्टेट लेवल पे इसका जो है दबदबा है बहुत से। अब आइडियोलॉजी क्या है, तो प्रमोट डेमोक्रेसी, गांधीनियन, सेकुलरिज्म, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, ये इनके आइडियोलॉजीज है। एंड वांट द हाई ऑफिस इन द गवर्नमेंट बी कंफर्म टू नेचुरल बोर्न सिटीजंस ऑफ द इंडिया। और ये हमेशा चाहते हैं कि हाई ऑफिस इन द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के पोजीशन पे हमेशा है ना, ताकि जो हमारे यहाँ पे जो सिटीजन है, ठीक है, जो उनका जो मतलब जो उनके लिए जो आप भला कर सकते हो, ठीक है, वो ये कर सके। इनका बेसिक ये आइडियोलॉजी चलती है आगे। देन नेक्स्ट वन इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, और दूसरी ध्यान से सुनना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M मार्क्सिस्ट, ये दोनों अलग अलग है। फाउंडेड ऑन 1925, गॉट स्प्लिट इन CPI एंड CPIM। बनी तो एक सिंगल पार्टी थी लेकिन बाद में ब्रेक हो गई, 1925 में बनी थी एंड 1964 में ब्रेक हो गई दो पार्टीज के अंदर। स्ट्रॉन्ग पिलर इन द लेफ्ट फ्रंट एंड द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द केरला। देखो लेफ्ट फ्रंट जो है एक जो है उस टाइम पे पार्टी थी, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस हमें याद रखना है कि जो है वहां पर ये प्रेजेंट थी। एंड सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द केरला, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब, यहाँ पे इसका जो है प्रेजेंस है, यहाँ पर ये पार्टी है। नाउ आइडियोलॉजीज क्या, बिलीव इन द मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। आप इनके बारे में जानती हो, ये हमारे थिंकर्स है तो ये इनके आइडियोलॉजीज पे चलते हैं। देन सेकुलरिज्म ये कहते हैं कि भैया होना चाहिए एंड डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए। अपोज फोर्सेस ऑफ द सक्सेशनिज्म एंड द कम्युनलिज्म, इन्होंने कहा कि सक्सेशन नहीं होना चाहिए और कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब जो लड़ाई झगड़ा मारधाड़ होती है वो नहीं चाहिए, और सक्सेशन नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे होता है कि आप ये मानते हो कि एक पर्सन है, ठीक है, उसी की फैमिली आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। नाउ CPI-M के बारे में पढ़ते हैं अब हम। Founded in 1964 after getting split from the CPI, strong presence in the West Bengal, Kerala and the Tripura, was in power in the West Bengal for almost 34 years continuously। बहुत मायने रखता है कि 34 years तक ये पावर में थी कहां पे, वेस्ट बंगाल के अंदर। आइडियोलॉजी क्या है, क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड द गुड्स। ये इसके खिलाफ है क्या, कि जो आपकी कंट्री के अंदर जो फॉरेन गुड्स है वो बहुत ही आसानी से जो अपना जो है एक दबदबा बनाए है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपकी खुद की मार्केट खराब हो रही है इससे, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको ये बात बता रखिए। आफ्टर दैट सपोर्टेड बाय द पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर एंड इंटेलिजेंसिया। मतलब देखो एक पार्टी है, उसको ये पता होता है कि हम जिस एरिया में, हम जिस जगह पे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उससे रिलेटेड हम अपने आइडियाज लेकर आएंगे ना, तो ज्यादा बेटर है। तो इसलिए इन्होंने इनके लिए जो है आइडियाज लेकर आए, इनके रिफॉर्म्स लेकर आए, इसलिए इनकी फेवरेट पार्टी मानी जा सकती है, ठीक है, वो लोग इनके फेवर में। नेक्स्ट वन इज बहुजन समाज पार्टी BSP, इनका सिंबल आप देख सकते हो ये है, ठीक है। नाउ 1984 में जो है ये हमारी फाउंड करी गई थी, बनाई गई थी, और काशीराम जी ने जो है इसको जो है बनाया था, मतलब लीडरशिप इनकी थी। नाउ वर्क्स ऑन द आइडियोलॉजिकल बेस ऑफ द अंबेडकर जी, साहू महाराज जी, महात्मा फुले एंड पेरियार रामास्वामी, ठीक है, मतलब इनके आइडियोलॉजीज, इनके थिंकिंग पे जो है ये पार्टी बनी हुई है, इनके जो है जो नक्शे कदमों पे चलती है। नाउ हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द यूपी एंड फॉर्म्ड कोलिशन गवर्नमेंट सेवरल टाइम्स। मतलब यूपी के अंदर तो है इनकी प्रेजेंस है, बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन बहुत बार इन्होंने जो है सरकार बनाने में भी रोल प्ले करा है। मतलब जिस पार्टीज को ऑब्वियसली बात है जब प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उस टाइम पे बाकी पार्टीज क्या करती है, जो अपना साथ देती है, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। सीक टू रिप्रेजेंट एंड सेक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, ठीक है, बहुजन समाज मतलब जो बहुत ही वीक सेक्शन है,
ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने काम करा, बहुत भलाई करी है उन लोगों के लिए। अब हम पढ़ते हैं स्टेट पार्टीज के बारे में। तो ऑल पार्टीज अदर देन नेशनल पार्टीज जो सारी की सारी स्टेट पार्टीज कहलाती है, या आप कह सकते हो रीजनल पार्टी है, मतलब जिस रीजन के अंदर है वो, ठीक है, वो वहां की रीजनल पार्टी है। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है स्टेट पार्टीज की? सो दे मेक द फेडरल सिस्टम एंड डेमोक्रेसी मोर स्ट्रॉन्ग। देखो फेडरल मतलब आप जानते हो कि डिवीजन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट का अलग अलग लेवल जो है वहां पे पावर्स का डिवीजन रहना वो फेडरलिज्म है। तो यहाँ पे फेडरलिज्म बना रहता है और डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे ये अपनी तरह से काम कर रहे हैं, नेशनल लेवल पार्टी अपनी तरह से काम कर रही है, तो वो मिलके काम कर रहे हैं। मेक द पार्लियामेंट डाइवर्स रहता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। देन दे टेक केयर ऑफ द लोकल इश्यूज एंड समटाइम्स नेशनल पार्टीज आल्सो टेक हेल्प ऑफ द स्टेट पार्टीज टू मेक गवर्नमेंट। देखो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल बात भी बोली गई आपको कि जो लोकल इशू है, देखो नेशनल पार्टी हर स्टेट में प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे सकती, जबकि वो जो स्टेट जहां पे प्रॉब्लम है वो वहां की गवर्नमेंट ध्यान दे सकती है। ये आप बात समझ गए मैं आप क्या समझाना चाह रहा हूं? तो ऐसा क्या होता है कि हमारी जो नेशनल पार्टी है वो स्टेट पार्टी की हेल्प लेती है, ठीक है, वो इशू को सॉल्व करने में, वो मिलकर काम करेंगे तब जाके वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर शिवसेना, तेलुगु दसम पार्टी एंड एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट पार्टी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो 6% ऑफ द वोट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विन एटलीस्ट 2 सीट। तो देखो वही चीज आ गई कि या तो आप टोटल जो वहां पे वोट्स है उसका 6% वोट्स आपको मिल जाए, और या तो ये हो सकता है कि आपको वहां पे 2 सीट्स मिले, तब जाके आपकी जो पार्टी है एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करी जाएगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो चैलेंजेस क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? सबसे पहले लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ 1 और 2 टॉप लीडर्स। देखो एक पार्टी है, आप समझते हो एक पार्टी है, अब पार्टी के अंदर जो टॉप मोस्ट लीडर है, ठीक है, इन्हीं के पास पावर्स हैं, बाकी लोगों को कुछ नहीं पता पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या पॉलिसीज बनेगी कैसे नहीं बनेगी, बस वहां पे मेंबर्स है और कुछ नहीं है। एंड आफ्टर दैट अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी कैन स्टिफल इनोवेशन एंड द एबिलिटी ऑफ पार्टी टू अडैप्ट टू चेंजिंग सोसाइटल नीड्स एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। देखो इसमें है क्या, मैं इसको आपको एग्जांपल से बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी जो है वो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे 12th में तो वहां पढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी में 2 पार्ट में ब्रेक हुई थी, एक थी कांग्रेस और कांग्रेस आर। तो क्यों? क्योंकि वहां पे उनके आइडियोलॉजीज अलग अलग हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो अब एक सेम चीज पे वर्क नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो मतलब पार्टी के अंदर भी क्या हो रहा है, स्प्लिट आता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा इंटरनल डेमोक्रेसी की जो है यहाँ पे कमी पड़ती जा रही है, जिसमें जितना भी पॉलिटिकल सोसाइटल जो नीड है वहां पे उसकी जो है प्रॉब्लम होती जा रही है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। डायनेस्टिक सक्सेशन, जस्ट मैंने आपको पीछे बताया कि एक पार्टी जो एक किसी फैमिली ने बनाई, सर्टेन पर्सन ने बनाई, अब उसी के जो मेंबर्स है उस पार्टी में आते जा रहे कोई नए मेंबर या कोई नया जो पर्सन है, ये कोई फेस आप नहीं दिखा पा रहे हो, तो पर्सन या जो कह सकते हैं जो लोग हैं उन पर आप रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो उन्होंने पहले कोई गलत काम करा है या सही तरीके से वर्किंग नहीं करी थी तो वो लोग कभी भी उनको आगे इलेक्ट ही नहीं करेंगे, सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। सो द फैमिली लीडर्स डोमिनेशन ऑन द टॉप पोजीशंस, it might discourage new entrants or the ambitious individuals to join party who feels that their opportunities for the growth are limited due to the establishment of the family hierarchies। मतलब अगर यहाँ पे कोई आता भी है, जैसे मान सपोज करो कोई एक पार्टी ए है, इस पार्टी में ये टॉप मोस्ट पे पोजीशन पे वो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे कोई पर्सन है वो चाहते हैं कि भैया हमारी पॉलिसी देखो, हम अपनी पॉलिसी रख रहे हैं आपके सामने, आप इनको जो है रख के देखो, ठीक है, लेकिन उनकी बात ही नहीं मानी जाती और इनको कभी आगे नहीं लाया जाता, कोई नया फेस दिखाया नहीं जाता, ताकि कोई नया फेस देख के कोई पर्सन ये सोचे कि हाँ यार ये एक नया बंदा है, ये हमारे लिए काम करेगा, इसकी पॉलिसी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। पीपल विद लेस एक्सपीरियंस might came to top position which is not good for a party। एक पर्सन ऐसा जिसको भैया कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्या करना है कैसे करना है किस तरीके से करना है, वो टॉप पोजीशन पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पार्टी खराब ही है। नाउ मनी एंड मसल पावर, ये आप जानते हैं छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं कि यहाँ पे लोग जो पैसे और जो अपनी जो है ताकत की वजह से पावर में रहते हैं, ओके, और फिर मिसयूज करते हैं इन चीजों का, गवर्नमेंट फंक्शनिंग का। तो एक्सेसिव फंड मे लेड टू द करप्शन विद इन पार्टीज fostering a system where policies and the decisions are influenced by the financial interest rather than the welfare of the people। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि जो पैसा है, ठीक है, जो उनको फंड मिलता है तो वो उसका जो है मतलब वही करप्शन जो है वहां पे चलता जाता है, और जो उनको पैसा दे रहे हैं वो उन्हीं के फेवर में रहते हैं, उन्हीं के लिए जो चीजें बनाते हैं उन्हीं के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं कि उनके फेवर में जाए, बाकी जो लोगों की जो भलाई के लिए चीज होनी चाहिए वो तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। देन पार्टीज विद द सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज माइट डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो पार्टीज है, ठीक है, जो उनके फाइनेंशियल रिसोर्स है, ठीक है, वो डोमिनेट कर सकते हैं। डोमिनेट मतलब वो पैसे के तौर पे, पैसे के बल पे अब इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है यहाँ पे। देन लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। अब बहुत सिंपल था यार, आपके पास जो मेंबर है जो हमेशा जो लड़ते हुए आ रहे हैं, मतलब जो इलेक्शन है वहां पे लड़ते हुए आ रहे हैं, अब आपने देखा ये वही लोग हैं, अब हमें कोई भी पसंद नहीं है, तो आपको चॉइस ही नहीं, आप किसको इलेक्ट करो,
जैसे हो जाता है कभी कभी आपके एरिया के अंदर जो आपके इलेक्शन होते हैं वहां आपने देखा यार कोई एक पर्सन है जो बाहर का है, ये पर्सन यहाँ का लेकिन ये अच्छा नहीं है, तो आपका चॉइस है आप किसको इलेक्ट करो। ओके, तो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन टर्म्स ऑफ द प्लान्स ऑफ द पॉलिसी। ना कोई उनके अच्छे प्लान्स है, ना कोई पॉलिसीज है, ना पर्सन सही है, ठीक है। तो क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो सेम सेम रहेंगे वहां पे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा और उस एरिया का हमेशा वही हाल रहेगा जैसा है। नाउ रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो सबसे पहले हमें इंटरनल डेमोक्रेसी को बढ़ाना चाहिए पार्टी के अंदर, ताकि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, प्रोसेस अच्छे हो सके, कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो सही हो, जैसे मेकिंग एंड द डिसीजन टेकिंग, कि भैया जो एक तो पॉलिसी मेकिंग जो हो रही है और जो डिसीजन टेकिंग है वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मर्जी आपने बना दिया, अभी के लिए बना दिया, लोगों के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा, या हो भी रहा है तो किसी सर्टेन लोगों के लिए हो रहा है या सर्टेन ग्रुप के लिए हो रहा है, इंडिविजुअल के लिए। एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द इनोवेटिव पॉलिसीज एंड क्लियर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन अबाउट दीज पॉलिसीज टू एंगेज वोटर्स। मतलब कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो तभी सही है कि जब आप पॉलिसीज को जो है सही रखो, मतलब जैसे आप जो पॉलिसी बना रहे हो वो सही होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। लोगों को इन्वॉल्व करो, जैसे जस्ट अभी पीछे बताया कि पब्लिक डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की बात अगर आप सुनोगे लोकल लेवल पे, तब जाके आप जो है मुद्दों को सॉल्व कर पाओगे, जो कभी सही चीजें नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप बेसिक चीज देख सकते हो, रोड अच्छे नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, या ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, रोज जो आपके यहाँ पे नाली वगैरह भरी रहती है, तो अगर आप बेसिक लेवल पे लोगों की बात सुनोगे ना कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तब जाके आप चीजें सही कर पाओगे, नहीं तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता। इंप्लीमेंट मेजर्स टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी इन द पॉलिटिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे मेजर चेक एंड बैलेंस बनाए जाने चाहिए, जो नेशनल लेवल पे कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसमें जो है इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि जो पैसा है, ठीक है, जो पॉलिटिक्स के अंदर है वो किस तरीके से कैसे यूटिलाइज करा जा रहा है, क्या उसका जो है यहाँ पे इंपैक्ट आ रहा है। रेगुलर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स एंड द पब्लिक फोरम्स कैन हेल्प मेंटेन अकाउंटेबिलिटी टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब अब वही हो गया कि भैया आप जो जितना भी आपका काम हो रहा है सरकार का या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का, उनको इवेल्युएट करो, देखो क्या काम किस तरीके से हो रहा है, वही ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, पब्लिक फोरम, ठीक है, मतलब लोगों के जो है वहां पे वो इन्फॉर्मेशन रखो, देन एंड आफ्टर दैट कि कैन हेल्प मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, की अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी, सरकार आंसरेबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी अपने काम के लिए, तो यहाँ पे ये सही रहेगा। सो यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत बेसिक बहुत सिंपल चैप्टर है और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, आप अच्छे से कीजिए इसको। ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियोस लाता जाऊंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।